हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया कल स्टार्ट किया था। आज उसकी क्लास नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज हम लोग पूरी कोशिश करेंगे केमिकल रिएक्शन हमारा आज कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग कल इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा का पूरा अपना चैप्टर हो जाएगा, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्चुअली में मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि यार अभी क्या लाइट गई हुई है, मैं ना इससे चला रहा हूं इन्वर्टर से। तो अगर बाई चांस अगर इन्वर्टर में लाइट खत्म हो गई ना तो परेशान मत होना, क्लास अपन वापस शुरू कर लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है? या दोस्तों आप है ना, देखो यार एक्चुअली क्या लाइट गई हुई है, इसको है ना थोड़ा सा 15 मिनट आगे किसका ले गया, 15 मिनट आगे किसका लेके दोस्तों, आपकी अगर इजाजत हो तो, क्योंकि यह लाइट गई हुई है। चलो अभी तो अपन पढ़ते हैं, होपफुली अभी अपन अपनी लाइट आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास, केमिकल रिएक्शन का पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यह बताया था केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, कैसे आप लोग पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दोस्तों दूसरी बात मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस यानी संतुलित कैसे करें। क्या बैलेंस करना आ गया था? उसके मैंने स्टेप बताए थे। वैसे दोस्तों इतना बैलेंस करने के लिए जो मैंने स्टेप बताए ना, वो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो बिल्कुल अगर वो है जिसको मान लो बिल्कुल अगर बच्चा बन के समझाओ ना, मैं 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को, ये उसके लिए था मैंने। वरना आपको तो क्या करना है, सीधा हिट एंड ट्रायल लगाना है। अब देखो आपकी इच्छा है, अगर आपसे हिट एंड ट्रायल लग रहा है तो हिट एंड ट्रायल लगा देना। अगर आप लोगों से हिट एंड ट्रायल नहीं लग रहा तो आप लोग वैसे जो मैंने आपको स्टेप बताए वैसे आप लोग फॉलो कर लेना, कुल मिला के आपका क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों उस बैलेंस जो हम लोग कर रहे थे इक्वेशन, उसमें एक स्टेप और है जो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, जो आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, एक बार इसका ये चेक कर लो। चलिए ठीक है, तो क्या है सर, एक स्टेप नंबर 7 में आपको बताता हूं, आखिरी स्टेप, या सिंपली आप लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग डाल के लिख सकते हो। दोस्तों जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपको पता है रिएक्टेंट भी होता है, अभिकारक भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड में है ना, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड में आपने मिलाया H2O। अब दोस्तों आपको कैसे पता पड़ेगा ये H2O जो आपने मिलाया है वो लिक्विड स्टेट में है या वो गैसेज स्टेट में है, या आपने इसमें बर्फ डाली है ना। कोई जैसे मैं आपको बोलूं कि लोहे की अभिक्रिया करवाई आपने किसी भी चीज से, तो जो लोहा था वो आपका लिक्विड स्टेट में था या ठोस अवस्था में था, ये क्या था दोस्तों, ये भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं ना, हम लोगों को उनकी क्या है, साथ में उनकी अवस्था भी लिखनी है कि वो ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में है। फिर आप लोगों का दोस्तों मतलब एक कंप्लीट आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, उनकी भौतिक अवस्था क्या है, वो ठोस अवस्था में है, तरल अवस्था में, वो भी आप लोगों को लिखना है। जैसे एक छोटी सी मैं चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर वह गैसीय अवस्था में है तो आप लोगों को क्या यूज करना है, ये स्मॉल g यूज करना है। अगर वह लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में है तो आप लोगों को L यूज करना है। अगर वो ठोस अवस्था में है तो आप लोगों को S यूज करना है। सर ये AQ ये कब यूज करना है सर, ये AQ इसको आप लोग बोलते हैं एक्विसिस। एक्विसिस का मतलब जलीय। जैसे मान लो, सुनो मेरी बात, जैसे अगर मैंने आपको लिखा कि NaCl और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ये AQ, इसका मतलब क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा क्या? एक तो ये है, और अगर NaCl है और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया L इधर, तो इन दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों देखो सबसे पहले नीचे वाले की बात करते हैं। L का मतलब है लिक्विड, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो आपका लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में, इतना गर्म कर दिया आपने, इतना मेल्ट कर दिया कि वो लिक्विड स्टेट में आ गया। सर इस एक्विसिस का मतलब क्या है? एक्विसिस का मतलब है आपका जलीय विलयन। मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, वो आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, यानी पानी में आपका सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा घुला हुआ है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मैंने नमक डाल दिया ना, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका कहलाएगा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, एक्विसिस सॉल्यूशन। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चले आगे, चले आ जाओ। तो मैंने आपको बता दिया ये AQ आप लोग कब यूज करोगे, जब आप लोगों का एक्विसिस सॉल्यूशन हो, जलीय विलयन हो। चलो एक एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं। दोस्तों क्या कल आपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया था क्या?
आयरन और वाटर की रिएक्शन करवाने पे आपको ये मिल रहा था। क्या ये रिएक्शन को आपने बैलेंस किया था क्या, कल संतुलित किया था क्या? हाँ या ना नहीं बोल रहे आप लोग? बिल्कुल सर, संतुलित किया था। दोस्तों आप लोगों ने कल बस ये देखा था कि यार आयरन की रिएक्शन किससे हुई? वाटर से हुई। ठीक है, अब आपको क्या पता कौन सा वाटर था ये? देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं पानी पे सॉरी लोहे पे अगर पानी डालोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। ये नॉर्मल पानी से लोहा जो है वो अभिक्रिया करता ही नहीं है। इसको बहुत ज्यादा क्या चाहिए? ये गर्म पानी से भी नहीं करेगा। इसको क्या चाहिए? अरे यार क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों? दोस्तों अगर किसी की दिक्कत आ रही है ना, इस नंबर पे संपर्क कर ले, इस नंबर पे संपर्क कर ले। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर ले। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो मैंने आपको बोला कि यार आयरन की रिएक्शन करवाई वाटर से, तो आपने मान लिया ठीक है, आयरन की रिएक्शन करवाई होगी वाटर से, पानी इस पे डाला होगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं छोटी सी चीज बता दूं कि ये जो नॉर्मल पानी होता है ना, ठंडा पानी हो, उससे अभिक्रिया करता ही नहीं लोहा। एक्चुअली में लोहा किससे अभिक्रिया करता है? बहुत ज्यादा जब पानी को गर्म करोगे तो उससे जो भाप बनेगी ना, भाप बनेगी, यानी पानी जब गैसीय अवस्था में होगा ना, तब जाके आप लोगों का आयरन अभिक्रिया करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो आयरन तो आपका ठोस अवस्था में चल जाएगा, लेकिन वाटर जो आपको चाहिए वो गैस स्टेट में चाहिए। और जब आपने ये ऐसा रिएक्शन करवाया तो आपको मिला Fe3O4 और साथ में गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली, इसलिए मैंने इसके आगे जी लगाया है। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। तो चलिए यहां पर आप लोग देखो एक छोटी सी चीज है ना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि समीकरण में देखो H2O के साथ में G चिन्ह का उपयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये जो वाटर है वो गैसेज स्टेट में है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आ जाओ। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे दोस्तों कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर कुछ विशेष चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे ना तभी वो रिएक्शन होगी, या बहुत ज्यादा जब आप लोग प्रेशर बहुत हाई प्रेशर में करोगे ना तभी वो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होती है, किसी रिएक्शन किसी अभिक्रिया के लिए आप लोगों को कुछ विशेष कंडीशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यार बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ये दिक्कत आ रही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों अगर कोई बफरिंग आ रही है कोई बात नहीं है, जब वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना तब वो आप लोगों के पूरी आपको ढंग से दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, कई बार किसी रिएक्शन में कुछ विशेष कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने सुना है? प्रकाश संश्लेषण सुना है आपने? बिल्कुल सर सुना है। उसमें क्या करते हैं, प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से लेते हैं पानी, और इसके माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। बताओ क्या आपने सुना है क्या इस रिएक्शन के बारे में? बिल्कुल सुना है। दोस्तों क्या ये रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन चाहिए क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये रिएक्शन सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो जब भी किसी रिएक्शन में कुछ विशेष कंडीशन आप लोगों के लिए लगती है तो उसको आप लोग ये जो एरो है ना, तीर, उसके ऊपर लिख देते हैं। समझ में आ गई बात को?
तो जैसे आप लोग, मैंने आपको यही बोल रहा हूं कि जब भी किसी रिएक्शन में कुछ आप लोगों को बहुत कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होगा या प्रेशर चाहिए होगा, तो आप लोग उसको क्या रखोगे, एरो के ऊपर रख देंगे। जैसे यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब आपने हाइड्रोजन से करवाई तो आपको मिला ये CH3OH, इसे आप लोग बोलते हैं क्या, मेथेनॉल। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों ये रिएक्शन आप लोगों की कब होगी, बहुत हाई प्रेशर पे होती है, नॉर्मल प्रेशर पे नहीं होती। कितने, इतने हाई प्रेशर पे होती है। तो अगर कुछ विशेष कंडीशन, कोई प्रेशर, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन होती है तो उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे आप लोग देखो, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं, और दोस्तों क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर सनलाइट लिख रखा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बिना सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं हो सकती। साथ में दोस्तों क्लोरोफिल भी लिखा हुआ है, क्योंकि जिन प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा उनमें भी ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप लोगों से ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था कि अगर किसी एरो के मतलब कुछ विशेष कंडीशन चाहिए हो तो उसको कहां पर लिखेंगे, एरो के आगे, एरो के पीछे, या एरो के ऊपर, एरो के ऊपर लिखेंगे। दोस्तों अगर किसी रिएक्शन में किसी कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का इस्तेमाल हो रहा है, उसे भी आप लोग एरो के ऊपर लिखेंगे। सर ये कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आ जाओ, चले आगे आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो होती है ना वो अलग अलग प्रकार की होती है। आइए इनके प्रकार समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। सर ये कैसी अभिक्रिया है? दोस्तों अगर किसी अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है ना, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को आप लोग बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए और बी मिलके बना रहे हैं सी, तो ये हो गए रिएक्टेंट, अभिकारक, और ये हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे ना? बिल्कुल सर, ठीक है। तो अगर किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, आपको अच्छे से पता है तत्व यौगिक किसको बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। एएलपी लवर सर बायोलॉजी हो रही है क्या कल यूट्यूब पर? अरे वो तो एक ऐसे ही डेमो क्लास ली थी दोस्तों, आप इधर ध्यान दो, ठीक है? क्यों बायोलॉजी यूट्यूब पे कराऊं क्या मैं? इधर केमिस्ट्री करा दूं, इधर फिजिक्स करा दूं, बायोलॉजी यूट्यूब पे कराऊंगा क्या? सारी चीजें यहां पर होगी, इस कोर्स में होगी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? आ जाओ, क्लियर है क्या? जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। आप जब कोयले को जलाओगे ना, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और कोयला बेसिकली किसका बना हुआ है? कार्बन का ही तो है। तो जब आप लोग कोयले को जलाओगे तो यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है कि कोयले में जो कार्बन है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, है ना, आपने बेसिकली किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन लगती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दोस्तों कैसी रिएक्शन है आप लोग सोच के बताइए। देखो मैंने आपको क्या बताया, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। दोस्तों मुझे एक चीज आप लोग और बताएंगे, ठीक है? क्या इस रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा क्या? सह उत्पाद बनेगा क्या? आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता? बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके साथ में कुछ और चीजें बन गई, जैसे मान लो कोई गैस बन गई या कुछ और पदार्थ बन गया। दोस्तों अगर जो पदार्थ होंगे, अगर उत्पाद आपके एक से ज्यादा बनेंगे तो उसको कंबाइंड रिएक्शन कैसे बोलोगे? कंबाइंड रिएक्शन तो उसको बोलेंगे ना जहां पर दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो कभी भी किसी भी आप लोगों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। दोस्तों समझ में आ गया? चले आगे। बिल्कुल सर, चलो सर कुछ और एग्जांपल बताओ ना। सर और बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? जैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है ना तो आप लोगों का H2O बन जाता है, वाटर आपका बन जाता है। तो क्या मैं इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सर कोई और भी एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है। देखो दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है आप लोगों का, इसे आप लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हो। देखो मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है?
दोस्तों इसको सर इसका कुछ और नाम भी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका और नाम भी है। इसको हम लोग अनस्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। अनस्लैग्ड लाइम। सर हिंदी में बताओ ना, बता रहा हूं, टेंशन क्यों लेते हो? बिना बिना भुजा हुआ चूना भी आप लोग इसे बोलते हैं। तो दोस्तों कोई चीज भुजी हुई नहीं है, ऐसे समझो, जल रही है, भुजी हुई नहीं है। जब उसमें पानी डाल दे तो क्या वो भुज जाती है क्या? तो जब बिना भुजे हुए चूने में जब आप लोग पानी डाल रहे हो, जो चीज बनाना, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना बोलते हैं। क्या? भुजा हुआ चूना बोलते हैं। सर इंग्लिश में भी बता दो सर, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं और इससे जब ये बनता है ना, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालने से जो आपका स्लैग्ड लाइम बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये किस प्रकार की रिएक्शन है? आप लोग बोल देंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। दोस्तों क्लियर है क्या? आगे बात समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इस बार ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, बताइए इनमें से किसका इस्तेमाल व्हाइट वॉश में किया जाता है? आपको पता है जो दीवार होती है, वॉल होती है, उस पे सफेद कलर का पेंट होता है, ये नहीं होता? दीवारों पर सफेदी होती है नहीं होती? अरे भूल गए क्या? होती है ना। तो दीवार की सफेदी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कर करके आपके ऑप्शन दे देगा। देखो एक्चुअली में ध्यान से समझो, जो ये आप लोगों को स्लैग्ड लाइम मिला ना, भुजा हुआ चूना, एक्यू का मतलब क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। ये आपका एक जलीय विलयन है, इसमें जल भी है। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं, क्या इसको और नाम से भी जानते हैं क्या? किसी को क्या इसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल। देखो ये क्या था? बिना भुजा हुआ चूना था, इसमें आपने पानी डाल दिया, तो इसको क्या मैं चूने का पानी भी बोल सकता हूं क्या? तो ध्यान रखिए, देखो इसको आप लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, चूने का पानी भी बोलते हैं, चूने का पानी भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब आप लोग सफेदी करते हो ना दीवारों पे, तो वो जो सफेदी जो होती है ना व्हाइट कलर का, वो क्या होता है आपका? यही होता है, यही होता है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, जो स्लैग्ड लाइम का सॉल्यूशन है ना, यानी लाइम वाटर की बात हो रही है, चूने के पानी की बात हो रही है, उसका इस्तेमाल कहां पर होता है? व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, दीवार की सफेदी करने में। अब सर कैसे होता है? सर मुझे ये बताओ कैसे इसका इस्तेमाल होता है, प्लीज मुझे बताओ, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो दीवार है, दीवार पे आपने क्या कर दिया? सफेदी कर दी। बेसिकली दीवार पे क्या पोत दिया आपने? अरे दीवार पे क्या पोत दिया दोस्तों? ये आपने पोत दिया। अब क्या होगा इसके बाद के बाद सुनो दोस्तों, जैसे मान लो मेरी ये दीवार है, मैंने इस दीवार पे सफेदी पोत दी। क्या पोत दिया? ये पोत दिया। पोतने का मतलब लगा दिया। दोस्तों मुझे बताइए, क्या इस कमरे में एयर है क्या? इस एयर में क्या क्या है? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, वो इससे आके मिल जाएगी, जुड़ जाएगी। सर इससे क्या होगा? तो जब दोस्तों ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके चिपकेगी, इससे जुड़ेगी, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। दोस्तों ये ही कैल्शियम कार्बोनेट जो आप लोग देखते हो ना, थोड़ी देर जब सूखने के बाद में देखते हो पपड़ी पपड़ी हो जाता है। अरे जब दीवार पे पेंट सूख जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, एक्चुअली वो क्या होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है क्या? और इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। सफेद रंग बेसिकली इसी का होता है। क्लियर है क्या? तो आप लोग यूज क्या कर रहे हो? ये यूज कर रहे हो। और यूज करने के बाद में हुआ क्या? जो दीवार पे हमने ये पोता, तो उसने क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कर ली, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिससे वो आपका बिल्कुल हार्ड हो गया। वो दीवार पे वो सफेदी ढंग से चिपक गई, हार्ड हो गई, कठोर हो गई। समझ में आ गया? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मार्बल जानते हो? अरे फर्श पे लगता है ना मार्बल, हिंदी में संगमरमर बोलते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे संगमरमर कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है, दोस्तों मार्बल का भी फॉर्मूला यही है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? क्लियर है दोस्तों? अच्छे से समझ में आ गया? चले आगे। बिल्कुल सर आगे चलिए।
दोस्तों मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं अभी, रिएक्शन के टाइप। एक रिएक्शन मैंने बता दी जिसे आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया बोल रहे हैं। दोस्तों दूसरी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन किससे बोलते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट एग्जिट करती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऐसी रिएक्शन को आप लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सर कोई एग्जांपल बताओ। जैसे दोस्तों आप लोग गलती से कभी है ना वाटर और एसिड को मिक्स मत कर देना बिना किसी सुरक्षा के, क्योंकि पानी में जब अम्ल डालोगे ना, ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी बहुत ज्यादा हीट इसमें निकलती है। तो है ना, इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक आप लोग बोलोगे। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से बोलूं आपके पास में वाटर है, पानी है, पानी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? आइस में कन्वर्ट करना है, बर्फ में करना है। बताओ ये किस प्रकार की रिएक्शन है, कोई बताएगा क्या? बताओ। पानी को कन्वर्ट कर रहे हो आइस में। दोस्तों पानी को आप हीट दे थोड़ी रहे हो, ये हीट एब्जॉर्ब थोड़ी कर रहा है। अगर ये हीट एब्जॉर्ब करते, अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। लेकिन ये हीट एब्जॉर्ब थोड़ी कर रहा। अगर ये हीट एब्जॉर्ब करता, पानी हीट एब्जॉर्ब करता तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता। तो ये तो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अपनी हीट निकाल हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई हीट निकले उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही तो है। बोलते नहीं हो यार तुम, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। दोस्तों अभी सर्दी का समय है, अभी तो आप लोग बर्फ नहीं जमा रहे, लेकिन गर्मियों में तो जमाते हो। तो रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, रेफ्रिजरेटर क्या करता है? उस पानी में से हीट निकालता है। अच्छा चलिए, क्लियर है क्या? क्लियर है? चले सर कुछ और रिएक्शन बताए ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बताता हूं। दोस्तों जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, जीव विज्ञान, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी बॉडी में भी क्या होता है, बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, रेस्पिरेशन, श्वसन। आपने पढ़ा है क्या कभी? थोड़ा सा पढ़ा हो, हालांकि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आपको मैं बताऊं होता क्या है। दोस्तों हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। किससे? बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। चलिए दोस्तों मैंने इसे डायग्राम बना दिया। ये मान लो एक कोशिका है। दोस्तों हम लोग जो भोजन करते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है। ठीक है। तो जब आप लोग भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला, जब उसका डाइजेशन हो जाता है, उसका पाचन होता है, उससे आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है। तो वो ग्लूकोज जो होता है ना, वो आपकी बॉडी की हर कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है। ये ग्लूकोज जो है वो हर कोशिका तक पहुंच गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 है, ध्यान रखिए। दोस्तों क्या अब भोजन पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया, क्या इससे एनर्जी मिल गई क्या कोशिका को? मिल गई क्या? नहीं सर। कब मिलेगी कोशिका को एनर्जी? जब इसमें दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ेगी ना, तब उस कोशिका को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक। तो होगा क्या, बेसिकली जो आपका ग्लूकोज है इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है। इससे कुछ चीजें बनेगी, साथ में क्या होगी? इससे एनर्जी रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, उसे आप लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही क्या है? एक एग्जांपल है। दोस्तों सूरज मीणा जी बोल रहे हैं, सर जी नोट्स कैसे बनाएं? यार मुझे ना आप इरिटेट कर देते हो यार। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपका सिलेक्शन करवाने में, आपके डाउट ही कैसे आता है मुझे समझ नहीं आता। यार दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं फालतू की एक भी चीज है क्या? नहीं, सारे काम किए। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं अपने हिसाब से आप नोट्स बना लो। अब मुझे क्या पता आपको कैसे समझ में आता है। हो सकता है आप आइंस्टीन हो, आपको तो नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं हो। भाई मैं तो क्या करते थे, टीचर जैसे पढ़ाते थे, भाई मैं तो बचपन में हर एक चीज लिखता था और रिवीजन कैसे करता था, बार बार क्लास तो देखने से रहा। या उस समय तो ऑनलाइन की फैसिलिटी भी नहीं होती थी, आज तो है। तो जो नोट्स बनाया उसको रिवाइज करते थे, बस क्या हुआ? एक चैप्टर के 7 से 8 पन्ने में बन जाते होंगे। अगर आपको यह भी चाहिए नोट्स कैसे बनाए, तो एक काम करते हैं,
इस क्लास में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता है। उस बच्चों में से मैं किसी एक के नोट्स बनवा लूंगा और वो डाल दूंगा, तुम उसको पढ़ लेना। तुम उस बच्चे का सिलेक्शन तो कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन उसके नोट्स तो कॉपी कर लेना, है ना। और तो मैं क्या बोलूं यार, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं, तो मैंने सबकी फोटो मंगवाई थी। जिस भी बच्चे के नोट्स अच्छे होंगे तो हर एक चैप्टर के क्लास के बाद में नोट डाल दूंगा, लो देखो ऐसे बना लो नोट्स। ये भी सिखाना पड़ेगा आपको। पढ़ा रहा हूं, ध्यान नहीं दे रहे सर, नोट्स कैसे बनाऊं। एक जना बोल रहा सर बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो, एक पता नहीं क्या बोल रहा है। अरे यार दोस्तों पढ़ो, ब्लैक व्हाइट ब्लैक कुछ नहीं होगा, हमको सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन एक ही चीज से होगा, पढ़ने से। मस्त रहा करो, इतने क्या परेशान बच्चों जैसे बातें करते हो, ऐसे छठी सातवीं क्लास के बच्चे भी नहीं करते आजकल ऐसा, है ना। ऐसे परेशान होते रहते हो। चलो आ जाओ सर, कोई और एग्जांपल बताओ। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, क्या आप लोग जानते हो क्या वो क्या होती है? और आपको पता है क्या कि हमारे भारत में कमी है दोस्तों, किसके पास में ज्यादा है? और जिसके पास में ज्यादा है वो धनवान देश है। सर ये नेचुरल गैस है क्या? ये एक फ्यूल है, ईंधन है। फ्यूल किसको बोलते हो? जिसको जलाने से एनर्जी मिले उसको फ्यूल बोलते हो। पेट्रोल को जलाने से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हमारी गाड़ी चलती है, तो वो भी फ्यूल है। केरोसिन को जलाओ, एनर्जी मिलेगी, उससे हम लोग खाना पका सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं, तो केरोसिन भी एक फ्यूल है। सिमिलरली नेचुरल गैस को जब आप लोग जलाओगे ना, इससे एनर्जी मिलेगी, तो यार ये भी तो फ्यूल हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे मीथेन गैस है, ये भी एक नेचुरल गैस ही है। तो किसी भी चीज को जलाने में ऑक्सीजन लगती है। और दोस्तों कोई भी फ्यूल को जब आप लोग जलाओगे वो हीट रिलीज करेगा, वो उष्मा का निष्कासन करेगा। तो क्या किसी भी फ्यूल को जब आप लोग जलाओगे उससे हीट निकल रही है, तो क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है क्या? नहीं है क्या, बताओ, है ना। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जस्ट इसका उल्टा ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे आप लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, है ना। अभी आपको बताऊंगा एंडोथर्मिक के भी एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों अपघटन अभिक्रिया किसको बोलोगे? अगर किसी रिएक्टेंट, अगर कोई अभिकारक टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद बना रहा है, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर कुछ क्लास मिस कर दी, अब मैं कैच अप कैसे करूं? कोई बात नहीं शोएब जी, एक दिन में 2 क्लास देख लो, 3 देख लो, और मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, आराम से कर सकते हो। 3-4 चैप्टर ही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2x को देखो, आराम से देखो, सब आराम से हो जाएगी कोप अप, ठीक है। आ जाओ, तो जैसे दोस्तों यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट था, अभिकारक। दोस्तों अगर ये 2 में टूट गया या 3 में टूट गया, तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलोगे। देखो अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, किसी चीज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है क्या? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? गर्म करना पड़ेगा क्या? तभी तो उसके अंदर के बॉन्ड टूटेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, बताओ। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन बिना एनर्जी के नहीं हो सकता? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो टूटेगा। अब वो एनर्जी आप कैसे दे रहे हो डजंट मैटर। हो सकता है आप उसको हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपने उसमें बिजली करंट पास करवा दी, उससे वो टूट गया। हो सकता है आपने उसको धूप में रख दिया, क्योंकि दोस्तों धूप में, सनलाइट में भी तो एनर्जी होती है ना, हो सकता है उससे वो टूट जाए। तो डीकंपोजिशन बेसिकली 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला होता है आपका थर्मल डीकंपोजिशन, जिसे हिंदी में आप लोग बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। सर ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? अगर आपने ऊष्मा दी है, अगर आपने हीट कर रहा है उसको, उसकी वजह से वो टूट रहा है, तो उसको आप लोग बोलोगे थर्मल डीकंपोजिशन। समझ में आ गई क्या? नहीं सर इसका एग्जांपल बताओ, नहीं आया मुझे समझ में। आ जाओ दोस्तों, एनसीईआरटी में 2 कुछ रिएक्शन दी गई है, उसको हमको समझना है, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे दोस्तों आप एक काम करो, आप फेरस सल्फेट लो। सर ये फेरस सल्फेट क्या होता है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता। दोस्तों क्या आपको सोडियम क्लोराइड पता है क्या? बिल्कुल सर मैंने सुना है इसके बारे में। क्या आपने H2O पता है क्या? हाँ सर मैंने सुना है इसके बारे में, मैं पीता भी हूं इसको। आ रही है बात समझ में? सर आपने क्या इसके बारे में सुना है क्या? हाँ सर मैंने इसके बारे में सुना है, एयर में पाई जाती है। दोस्तों जैसे ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, वैसे ही दोस्तों फेरस सल्फेट भी एक पदार्थ है। इनके बारे में आपने ज्यादा इसलिए सुना है क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज आते हैं, लेकिन इसका मतलब यही थोड़ी पूरे इस पृथ्वी पे केवल यही 2-3 पदार्थ होते हैं।
समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों फेरस सल्फेट एक पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में, ये नली में आपने फेरस सल्फेट के कुछ टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करा, गरम करा दोस्तों। जब आपने गरम करा तो आप लोग देख रहे हो यहां से क्या निकल रही है, कुछ गैस निकल रही है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने अंदर तो कुछ टुकड़े डाल रखे थे, अब गैस बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? आपको लगेगा कि सर वो ही ठोस हमने इतना गर्म कर दिया गैस में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ठोस तो ऐसा कैसा था, तो यानी कुछ गैस बनी है। नहीं सर, कोई नए पदार्थ बने। एक्चुअली में यहां पर हुआ क्या, जब फेरस सल्फेट को आप लोग गर्म करते हो ना, तो ये डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। किसमें? एक तो फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। दोस्तों क्या मैं इसको थर्मल डीकंपोजिशन बोल सकता हूं, ऊष्मीय वियोजन बोल सकता हूं, ऊष्मीय अपघटन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर जब कोई रिएक्टेंट, जब कोई अभिकारक हीट, उसको हीट देने पर अगर वो दो या दो से ज्यादा पदार्थ में टूटता है तो उसको आप लोग थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। सर और एग्जांपल है क्या थर्मल डीकंपोजिशन के? अरे थर्मल डीकंपोजिशन के और एग्जांपल है क्या? बिल्कुल एग्जांपल है। देखो दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लिख देता हूं इधर, कैल्शियम कार्बोनेट। इस यौगिक का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको दोस्तों लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हो। क्लियर है क्या दोस्तों? जब आप लोग इसको हीट देते हो, जब आप लोग इसको हीट करते हो, जब आप लोग इसको गर्म करते हो, तो ये आपका टूट जाता है। टूट के क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड तो आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। तो इसको भी क्या मैं आप लोगों को थर्मल डीकंपोजिशन बोल दूं क्या? बिल्कुल सर, बोल दीजिए। सर कोई और एग्जांपल है क्या? बिल्कुल दोस्तों, देखो आपको केवल 3 एग्जांपल याद रखना है। याद रख लोगे क्या? 3 बोलो, हाँ या ना। पहला ये एनसीईआरटी में 3 दे रखी है, 3 ही पढ़नी है। दूसरा ये, इसी से ही क्वेश्चन आएगा, दूसरे नंबर की ये और तीसरे नंबर की ये। याद रख लोगे क्या? चलो सर 2 तो हो गई, तीसरी क्या है? देखो दोस्तों, एक्चुअली में जब आप लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, है ना, लेड नाइट, हो सकता है दोस्तों ये कलर आपको दिख नहीं रहा हो, मैं माफी चाहता हूं, अगली बार मैं कलर ऐसा नहीं रखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों एक्चुअली में जब आप लोग लेड नाइट्रेट, है ना, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं ना, तो इससे क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? लेड ऑक्साइड मिलता है। साथ में क्या बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में आप लोगों की क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस आप लोगों की मिलती है। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखो, सर ये रिएक्शन हम लोग क्यों समझे? क्योंकि रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। सर इससे क्वेश्चन आते हैं क्या? और आते हैं तो क्या क्या आते हैं? देखो एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। लेड नाइट्रेट का, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटना किस प्रकार की रिएक्शन है? आप लोग बोलोगे थर्मल डीकंपोजिशन। दोस्तों एक्चुअली में जब लेड नाइट्रेट को आप लोग गर्म करते हो ना, तो गैस निकलती है भूरे रंग की। तो वो गैस कौन सी है? एग्जाम में पूछा जाता है। देखो गर्म करने पर 2 गैस निकल रही है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, तो 100% वो कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्म करने पर एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है भूरे रंग की, तो वो गैस कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी बार ग्रुप डी में आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है, आ जाओ। चलिए अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताइए, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, क्या इन सभी में हीट एब्जॉर्ब हो रही है क्या? दोस्तों जब आप लोग इसको हीट दे रहे हो, जब ये हीट ले रहा है तभी तो टूट रहा है ना। यानी ये तीनों किस प्रकार की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, उष्माशोषी। अरे बोलो ना, तो मैं बोल सकता हूं क्या? जितनी भी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होती है, वो कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है, उष्माशोषी होती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों ढंग से समझ लो, जैसे ही चैप्टर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इनसे बाहर होगा। आ जाओ, चलो सर कुछ और एग्जांपल बताओ। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हीट दोगे तभी कोई चीज टूट सकती है। सर और कैसे भी टूट सकती है? कि बिल्कुल। दोस्तों टाइप 2 की हम लोग बात करते हैं
फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, प्रकाशीय अपघटन। सर प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जब आप लोग उसको खुले में रख दोगे ना, तो दोस्तों सनलाइट में जो एनर्जी होती है ना, प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, उससे वो टूट जाता है, तो इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन। और सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा है तो इसको फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। सर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आप एक काम करिए, एक छोटा सा प्याला ले लो, प्याला, उसके अंदर क्या डालो आप? सिल्वर क्लोराइड डालो। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। आप एक काम करो, 4-5 घंटे बाद में आओ, आपको सिल्वर क्लोराइड मिलेगा ही नहीं, आपको वो सिल्वर क्लोराइड मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली में हुआ क्या दोस्तों, जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, जब आप लोग इसको खुले में रखोगे ना, खुले में रखोगे सिल्वर क्लोराइड को, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये डीकंपोज हो जाता है, टूट जाता है। इससे क्या मिलता है? सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस उड़ जाएगी, अब इसमें आपके सिल्वर सिल्वर रह जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली दोस्तों यही चीज आपको सिल्वर ब्रोमाइड में भी देखने को मिलेगी। जब आप लोग सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप लोग रखोगे, खुले में रखोगे, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये आपका टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो। दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है नहीं, पूछा गया है। एनसीईआरटी की फेवरेट, एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग। दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में चीज लिखी गई है। इस बार ग्रुप डी 2022 में भी पूछी गई है। पहले तो मैं बताता हूं एनसीईआरटी में क्या लिखी गई है, ग्रुप डी में क्या पूछी है। दोस्तों एनसीईआरटी में लिखी गई है कि ये दोनों रिएक्शन, ये वाली और ये वाली, इन दोनों रिएक्शन का यूज कहां पर होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। याद रख लोगे क्या दोस्तों? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब सर कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जब अंदर आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे तो फ्लैश से क्या निकल रही है? सनलाइट मतलब लाइट ही निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड तोड़ के सिल्वर प्लस क्लोरीन बनाता है। वो एक अंदर की मैकेनिज्म है, हम उसको नहीं समझना, बस आपको ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन कहां पर होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, बताइए कि ये रिएक्शन दे दी, इसका यूज कहां पर होता है? तो आप लोग बोलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। दोस्तों कोई पदार्थ है, उसमें बिजली डाल दी आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल दी, तब भी तो टूट सकता है वो। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो टूट रहा है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी वैद्युत वियोजन। सर N2+OT भी तो हो सकता है ना? एंडोथर्मिक का मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऐसा? तो ये तो कॉम्बिनेशन हुई। ठीक है, जैसे मान लो ये एक मग लिया आपने, मग के अंदर डाला पानी और पानी के अंदर डाल दिए 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब जिससे करंट पास हो यार। ठीक है, तो जैसे आप डालोगे ना, तो जो पानी होगा ना H2 होता, करंट डालते ही दोस्तों ये टूट जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हुई नजर आएगी आपको। तो देखो एक रिएक्टेंट से आपके 2 प्रोडक्ट बन गए, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, अपघटन अभिक्रिया है ना। अरे आ रहा है या आ नहीं रहा समझ में? बताओ, बोलते नहीं हो आप। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकता हूं क्या, जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है, उसमें एनर्जी तो लगेगी लगेगी तोड़ने के लिए, तभी टूटेगा। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से टूटे, हो सकता है कोई आप हीट दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, उससे टूटे, है ना। तो दोस्तों क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूं क्या, कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, अपघटन अभिक्रिया जो होती है, वो मैक्सिमम आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि यार उनमें हीट लगेगी तोड़ने के लिए। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन दी, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी लगती हो, चाहे वो हीट के रूप में हो, लाइट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, तो उसको आप लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, उष्माशोषी बोलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। चलो आगे आ जाओ। अरे दोस्तों समझ में आ रहा या नहीं समझ में आ रहा? बोलते नहीं हो, गंदी बात है ना आपकी, है ना। देखो अभी कल तक, कल ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो अच्छे से पढ़ लो, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। देखो कितने जल्दी जल्दी चैप्टर होते जा रहे हो, पता नहीं कहाँ
रिवाइज भी करते रहना दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा, भूल जाओगे वरना आप सभी। चलो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने बता दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको यह बता दिया डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। आइए ऐसे ही एक अलग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। सर ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझाइए थोड़ा सा। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, देखो इधर आओ, मुझे एक चीज बताओ, आज के मॉडर्न युग में क्या हो रहा है दोस्तों। बहुत गलत चीज है लेकिन सत्य है। मान लो ये बॉय है, ये लड़का है, ठीक है, और ये कोई लड़की है, गर्ल है, ओके दोस्तों। ये गर्ल का ये दोस्त है, मतलब दोनों आपस में दोस्त है, फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आप लोग इनको बोलना चाहे वो है। दोस्तों इस बॉय के पास में अगर कोई दूसरी लड़की आएगी, अगर वो ज्यादा सुंदर है तो इससे बात करने लग जाएगा। सिमिलरली अगर इस लड़की के पास में कोई लड़का आएगा जो वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा पैसे वाला, तो उनसे बात करने लग जाएगी। बात सही है नहीं है, बिल्कुल ट्रूथ है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर कोई भी डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मान लो एक दूसरे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इधर आओ। जैसे मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम, ये कंपनी मान लो कंपनी नंबर ए है, इसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका पैकेज है 8 लाख रुपए सालाना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं चाहूं इस 8 लाख रुपए वाले को मेरे पास लाना, तो मेरी औकात 8 लाख से ज्यादा देने की होनी चाहिए। अगर मैं इसको 9 लाख दे पाऊं, 10 लाख दे पाऊं तो तभी ला पाऊंगा, वरना नहीं ला पाऊंगा। बात सही है नहीं है? तो ये भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है ना, कि मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, हटा रहा हूं वहां से, हट, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। सर क्या है, आ जाओ एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सब छोड़ो, आप सब छोड़ो। ये एक रिएक्शन देखो एक्चुअली में क्या था, आपके पास में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन था, कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन था। ये सर कौन से कलर का होता है, ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। आप यही देख लो, डायग्राम देख लो, ये एक टेस्ट ट्यूब देख रहे होंगे, उसके अंदर क्या था, कॉपर सल्फेट था नीले रंग का। जैसे ही आपने इसमें लोहे की कील डाली तो ये सॉल्यूशन हरे कलर का हो गया। इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब इस रिएक्शन पे ध्यान दो आप। कॉपर सल्फेट था नीले रंग का, एक विलयन था आपके पास में कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर आपने डाली लोहे की कील, यानी मैं बोल सकता हूं आपने क्या डाला, इसमें आयरन डाला। अब दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बताओगे क्या आपने कभी सुना है क्या कैल्शियम ऑक्साइड? सुना है क्या जीवन में? कभी जीवन में सुना है क्या? कभी जीवन में सुना है क्या सोडियम ऑक्साइड? सुना है क्या? कभी जीवन में सुना है क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड? बोलो हाँ या ना। कभी जीवन में सुना है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड? दोस्तों बैठ जाऊं क्या, थोड़ी सी क्या तबीयत सही नहीं है आज मेरी, है ना, आपकी इजाजत हो तो बैठ जाऊं। बताओ सुना है क्या आपने जीवन में कभी? सुना है क्या दोस्तों? क्या जरूरी है क्या ऑक्सीजन के साथ में कैल्शियम ही जुड़ेगा हमेशा? नहीं जुड़ेगा, जरूरी नहीं है सर। सोडियम भी जुड़ सकता है, एल्यूमिनियम भी जुड़ सकता है, मैग्नीशियम भी जुड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मान लो इधर ऑक्सीजन बैठा हो और उसके पास में ऑप्शन हो कि मैग्नीशियम से जुड़े, एल्यूमिनियम से जुड़े, या इन दोनों के पास में ऑप्शन हो कि भाई तुम में से कोई एक जुड़ सकता है ऑक्सीजन से, तो कौन ऑक्सीजन से जुड़ेगा? जो ज्यादा आपका रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो बोलेगा भाई मैं बैठूंगा। क्योंकि देखो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये मेटल है, ये भी मेटल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है। तो मैग्नीशियम बोलेगा भाई मेरे से ले ले, एल्यूमिनियम बोलेगा ऑक्सीजन भाई मेरे से ले ले। तो इन दोनों में से किसकी डील होगी? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। समझ में आ रही है बात को? समझ में आ रही है क्या? तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या, यहां पर SO4 के साथ में बैठा हुआ था कॉपर। कॉपर एक मेटल है, हो सकता है मेटल और SO4 की बॉन्डिंग बनती हो। अब आयरन बोला कि भैया मैं भी तो मेटल हूं, कॉपर तेरे में ऐसी क्या खास बात है, मैं भी तो मेटल हूं, मैं बैठूंगा SO4 के साथ में। तो देखो आयरन क्या हुआ, कॉपर को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस का मतलब क्या है?
खुद आके बैठ गया, उसको हटा दिया। केवल एक जने की सीट चेंज हुई है, दो की नहीं हुई, एक जने की सीट चेंज हुई है। किसकी? कॉपर की, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एक जने की सीट चेंज हुई है कॉपर की, उसकी जगह कौन आ गया? आयरन आ गया। तो आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्या बन गया? आयरन सल्फेट, साथ में कॉपर अलग हो गया आपका। अब मुझे एक चीज बताओ, जो नीले रंग का था वो कॉपर सल्फेट था, अब वो कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं, तो नीला रंग कहां से आएगा? तो ये आयरन सल्फेट बन गया। सर इसका कैसा रंग होता है? इसका रंग होता है हरा। क्लियर है क्या? तो यही कारण है, जब आप लोगों ने कॉपर सल्फेट में आयरन डाला तो आपका आयरन सल्फेट बनने की वजह से उसका रंग क्या हो गया? हरा हो गया। क्लियर है? ठीक है, चले आगे, चले आगे, चले। अब आ जाओ, एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग समझते हैं। दोस्तों, जब आप लोगों ने जिंक की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट से, तब क्या हुआ? दोस्तों, कॉपर एक मेटल है, SO4 के साथ में बैठा है, हो सकता है मेटल और SO4 के बीच में बॉन्डिंग बन जाती हो। जिंक बोलेगा भैया मैं भी तो मेटल हूं, और जिंक क्या है? कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली से था, ज्यादा रिएक्टिव था, तो कॉपर को हटा दिया, खुद आके बैठ गया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को अलग कर दिया। दोस्तों सिमिलरली यहां पर देखो, लेड की रिएक्शन जब करवाई कॉपर क्लोराइड से, कॉपर क्या है? मेटल है। अब दोस्तों देखो यार, मुझे एक चीज बताओ, ये CuCl2 अगर है तो इनके आपस में के बीच में कुछ बॉन्डिंग बनी होगी। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल। मेटल नॉन मेटल के बीच में बना होगा कुछ बॉन्ड एग्रीमेंट, कुछ हुआ होगा। लेड बोलेगा यार भाई मैं भी तो मेटल हूं यार, तो क्यों कॉपर ही क्यों इनके साथ में डील करें? और लेड क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बताओ अब आपको पता कैसे पड़ेगा कौन शक्तिशाली है कौन कम शक्तिशाली है? तो दोस्तों ये मैं आपको रिएक्टिविटी बता रहा हूं अलग अलग मेटल की। कुछ मेटल्स आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा होता है? PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसे याद रखेंगे, टॉप पे बैठे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। बेचारे सिल्वर और गोल्ड नीचे क्यों बैठे हैं? सर बिल्कुल भी अभिक्रिया बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। जैसे सर खुले में रखोगे तो ऐसे नहीं है, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इससे अभिक्रिया कर लेंगे, ऐसे कि ऐसे रहेंगे। तभी तो क्या है, ये बहुत महंगे आते हैं। देखो लोहे को रख दो खुले में, जंग लग जाएगी उस पर। एयर में जो वाटर वेपर उससे अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, ये नहीं करते, तभी तो इतने महंगे हैं। ठीक है, अब देखो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है क्या जिंक? सर कॉपर बेचारा यहां बैठा, जिंक कितना ऊपर है, जिंक शक्तिशाली है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को आराम से हटा देगा। देखो हटा दिया। यहां पर देखो लेड, लेड कहां पर आ रहा है? ये रहा कॉपर, ये रहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है लेड, इसलिए कॉपर को हटा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल मैं आप लोगों को बाकी का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दूंगा, और ये थोड़ा सा आपका बचा है, 2-4 स्लाइड बची है, फिर इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब कल अपना पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया, कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ओके, तो कल ये अपना पूरा हो जाएगा, और कल शाम तक आपको केमिकल रिएक्शन का टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान रखो, कहीं डाउट नहीं आएगा, 100% सिलेक्शन होगा, 100%। बस प्लीज यार मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।